हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित तिवारी। पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज में अपने अगले वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो समाप्त हो चुकी है। उसमें 2-3 चैप्टर ही थे जो इम्पोर्टेंट थे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हमने खत्म कर लिया है। अब हम क्लास 7 की तरफ बढ़ेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारे साथ आप एनसीईआरटी की क्लासेस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो जानकारी है, खास करके इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, अभी तो वो बहुत दूर की बात है, खास करके कुछ महत्वपूर्ण बातें जो पॉलिटी को समझने के लिए जरूरी होती हैं वो सारी जानकारी आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। और जैसे जैसे हम क्लास में ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे 6, 7, 8 की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हमारा जो कंसेप्चुअल लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होगा और हमको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ शब्दावलियां ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से समझ लें तो रेफरेंस बुक्स पढ़ने में आसानी होती है। और बहुत बार यूपीएससी के डायरेक्ट सवाल भी एनसीईआरटी से ही होते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एनसीईआरटी को उस स्तर पर पढ़ें जिससे हमें आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। क्लास 7 की एनसीईआरटी सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 2, जिसमें हम अध्याय 1 आज पढ़ेंगे और फिर एक एक अध्याय ऐसे ही आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, और इसमें समझते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। या संविधान में हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनको समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो शब्द आपको नहीं समझ आएगा तो आप संविधान को समझ नहीं पाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है, यूपीएससी यूपीपीएससी कोई भी परीक्षा हो, आपको हमेशा से पता है कि पॉलिटी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा योगदान है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट का नाम है इक्वालिटी। आज हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समानता जिसको कहते हैं, और इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे जिससे आपको कोई भी चीज आगे जब भी कोई नाम लेके नहीं समानता क्या है तो आपको उसको बताने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम उसी आधार पर समानता को समझेंगे। और आपको पता ही है कि एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे ढंग से समानता के बारे में समझाया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आप उसको एक बार समझ ले जाए तो फिर बहुत बेहतर होगा ये आपके लिए। सॉरी, चलिए आज के चैप्टर पर चलते हैं। सबसे पहले कुछ मजेदार चीजें समझते हैं। समानता होती क्या है, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। इसमें आप एक सीन देख पा रहे होंगे, 1975 में आई एक फिल्म दीवार, उसका एक दृश्य दिखाई पड़ रहा होगा उसमें आपको। इसमें अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भी जो धंधा कर रहा हूँ वो धंधा अच्छा है, सम्मानपूर्ण है, तो आप भी अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट क्या करना है, आपको सम्मानित ढंग से देना है। ये नहीं है कि मैं अगर जूता पॉलिश कर रहा हूं तो आप पैसा फेंक के चले जाएं। तो उसी को रेफरेंस में देते हुए अमिताभ बच्चन इसमें बोलते हैं कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ठीक है, तो ये बचपन की बात थी इनके, बाद में ये वही बात फिर से दोहराते हैं। उसको आगे समझिए, देखिए कैसे ये बात कह रहे हैं। इसमें दो बंधु आते हैं जो इस बच्चे से जूता पॉलिश करवाते हैं, और जब जूता पॉलिश हो जाता है, आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर शर्ट जो है वो भी फटी हुई है, तो जूता पॉलिश हो जाता है तो ये पैसा क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, और ये बात इस बच्चे को पसंद नहीं आती क्योंकि ये फेंके हुए पैसा नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? क्योंकि इसका भी अपना एक आदर है, सम्मान है। अगर ये कोई काम कर रहा है तो इसका सम्मान होना चाहिए समाज में। तो अगर फेंके हुए पैसे उठा लेगा तो ये अपना जो सम्मानपूर्ण जीवन है वो नहीं गुजार पाएगा। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है, और उसका मानना होता है कि वो जो भी काम कर रहा है वो काम सम्मानपूर्ण है, गरिमामय काम है, तो उसका अगर भुगतान आपको करना है तो वो सम्मानित ढंग से करना होगा, ये नहीं कि आप पैसा फेंक दें। ठीक है, यही बात इसमें सिखाई जा रही है कि हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान है, हर व्यक्ति की गरिमा है,
चाहे वो छोटा से छोटा कारीगर हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई इंजीनियर हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई छोटा मोटा कर्मचारी हो, सबका अपना जीवन है, सबका सम्मान है और सबका आदरपूर्ण जीवन व्यतीत होना जरूरी है, यही आवश्यक है मनुष्यता के लिए। इसीलिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 भी यही कहता है, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, वही बात ये चित्र आपको कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है, व्हाट इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये हम समझने का आज प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो समानता की बात कर लेते हैं। ठीक है, समानता शब्द जो है ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे लिए, क्योंकि हम अपने जीवन में हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन समानता या असमानता का शिकार होते आए हैं। ठीक है, मैंने समानता का शिकार क्यों कहा उसको भी मैं आगे बताऊंगा आपको, और असमानता का शिकार क्यों कहा ये भी बताऊंगा। फिलहाल इस पैसेज को समझिए कि भारतीय संविधान जो है वो सभी व्यक्तियों को समान मानता है। संविधान ये नहीं कहता कि तुम पुरुष हो तो तुम बड़े हो, तुम महिला हो तो तुम छोटी हो, तुम उच्च जाति के हो, तुम निम्न जाति के हो, तुम इस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम्हारी जाति छोटी है, ये सारी बातें संविधान नहीं कहता है। संविधान कहता है कि आपके सम्मान के लिए, आपके मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए आपका मानव होना ही पर्याप्त है। आपका मानव होना ही पर्याप्त है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप किस पृष्ठभूमि से हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके पिताजी आर्मी में है, आपके पिताजी प्रेसिडेंट है, किसी के पिताजी ठेले पर सब्जी लगाते हैं, सभी लोग भारतीय संविधान के समक्ष समान हैं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है यहाँ पर। तो समानता का अर्थ यही है कि किसी के साथ, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, ठीक है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, वो सारे लोग भारतीय संविधान के समक्ष समान ही है। लेकिन इसके बाद भी हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर भारत में बात करें, भले ही संविधान ये बात कह रहा है कि संविधान के समक्ष सभी लोग समान हैं, फिर भी भारत में अभी समानता स्थापित नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाई है अब तक। इसी वजह से तो संविधान में आरक्षण का भी प्रावधान किया हुआ है। आखिर आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण का हमारे जीवन में क्या महत्व है? समान करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए ही आरक्षण दिया जाता है। लोग अक्सर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि अब आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। यह निहायत ही गलत चीज है। जो पिछले 1000 वर्षों से महिलाओं के साथ हुआ, दलितों के साथ हुआ, SC ST कम्युनिटी वालों के साथ हुआ, वो अभी हमारे समाज में इतने पिछड़े हैं कि उनको अभी अगर ये कह दिया जाए नहीं आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, तो उनके साथ घोर अन्याय होगा और ईश्वर इसके लिए हमें कभी नहीं माफ करेगा। ठीक है, तो अगर इसकी दलील आप दे रहे हैं तो बहुत गलत चीज है। तो भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों के समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। आपको अच्छे से पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। या ऐसे बोलो कि समानता को इतना महत्व दिया गया है भारतीय संविधान में कि संविधान का जो मूल अधिकार है उसकी शुरुआत ही समानता के अधिकार से होती है। ठीक है, आप देखेंगे पहले समानता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है। समझ आई बात? तो समानता के अधिकार से ही भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की शुरुआत होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समानता का क्या महत्व है हमारे लिए, हमारे संविधान में क्या महत्व है। एक शब्द आता है समानता और एक दूसरा शब्द है समता, इक्वालिटी एंड इक्विटी। जरा इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि कई बार इन दो शब्दावलियों के बीच आप धोखा खा जाते हैं और आपको समझ नहीं आता समानता और समता में क्या अंतर होता है। इसको अच्छे से समझिए। देखिए, समानता का अर्थ है सबके साथ समान व्यवहार करना। समानता का सीधा सा मतलब है कि संविधान के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वो ऊंच नीच, चाहे वो किसी विशेष धर्म से हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी विशेष निवास के निवासी हो, किसी विशेष स्थान के निवासी हो,
कहीं के भी हों, वो सभी लोग संविधान के आगे समान हैं। लेकिन फिर भी एक समस्या आती है हमारे समाज में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो संविधान तो उनको समान मानता है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे वर्ग हैं जो पिछड़े हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऐसा माना जाता है कि जो सामान्य वर्ग है, जिसको आप जनरल कैटेगरी बोलते हैं, सामान्य वर्ग, इस विभाजन में सबसे ज्यादा अगड़ा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आएगा, फिर उसके बाद करेंगे तो अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग शैक्षणिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी ठीक ठाक माना जाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो ये शैक्षणिक और सामाजिक रूप से थोड़े थोड़े पिछड़े हैं, मतलब इनकी स्थिति सामान्य वर्ग से थोड़ी खराब है और अनुसूचित जाति और जनजाति से थोड़ी अच्छी। ठीक है, लेकिन अब अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो हमारे समाज में तो रहते हैं, परंतु हमारे समाज की जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा में वो अभी शामिल नहीं हो पाए हैं, और उनको मुख्य धारा में शामिल करने का जो प्रावधान है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो साधन है, वो आरक्षण है। हम आरक्षण के द्वारा उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये तो ट्राइब्स हो गए, ये भारतीय समाज जो मुख्य धारा है उससे तो बहुत दूर है ये। ठीक है, तो इनको भी धीरे धीरे करके भारतीय समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो ये इस संविधान तो कह रहा है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के सामने समान है, लेकिन स्थिति देखिए फिर भी इतना ज्यादा कैटेगरी, इतना विभाजन है। अब इनको कैसे हम एक समान बनाएं, ये बड़ा सवाल है। एग्जाम्पल के रूप में ये जो चारों कैटेगरीज हैं, इनको एक स्थान पर, एक लेवल पर कैसे लेकर आए, तो वो जो साधन है वो है आरक्षण। वो आरक्षण है, आरक्षण के द्वारा इक्विटी, समता और समानता में बेसिक अंतर ये है कि समानता का मतलब सबको बराबर बांट दो, लेकिन समता का मतलब है जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी में क्या होता है, सब चीज बराबर बांट दी जाए, जैसे 5 लोग हैं, 10 रुपए है तो 2-2 रुपए सबको बांट दो, ये है समानता। लेकिन समता क्या है, 10 रुपए है, 5 लोग हैं, किसी को 1 रुपए की जरूरत नहीं है तो उसको 1 रुपए भी मत दो, किसी को 4 रुपए की जरूरत है उसको 4 रुपए दे दो, किसी को 3 की जरूरत है उसको 3 दे दो, और जो बचे 2 लोग हैं उनको 2-2 रुपए, 1-1 रुपए की जरूरत है उनको 1 रुपए दो। इसका मतलब क्या है, जिसको जो आवश्यकता है उतना प्रदान की जाए, उतनी चीजें दी जाए, वही है समता। ठीक है, अब चित्र के एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझिए। देखिए इस तरफ आप देख पा रहे होंगे, इस चित्र में इक्वालिटी अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो बेंच है ये तीनों लोगों के लिए बराबर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है इस बच्चे का कि इस बच्चे की हाइट बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें अगर हम अंतर देखें तो यहाँ पर खामी, ये समस्या ये आ रही है कि इसको तो किसी प्रकार की बेंच चाहिए नहीं, इसको कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इसको दिया गया है। और इसको तो 2-2 चाहिए था, इस बच्चे को 2-2 टेबल की जरूरत थी, लेकिन इसको केवल 1 टेबल मिला है। इसका मतलब अभी भी इसके साथ समानता का व्यवहार या इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। दूर से तो देखकर लग रहा है नहीं, सबको बराबर बांट दिया गया है, परंतु आवश्यकता के हिसाब से कम है। अब दूसरा चित्र देखिए, इसमें इक्विटी की बात करी गई है। इसमें देखो इसको जरूरत नहीं थी, इसको कोई टेबल नहीं मिला, इसको 1 बेंच की जरूरत थी, इसको 1 बेंच मिला, और इसको 2-2 बेंच की जरूरत थी तो इसको 2 बेंच मिल गया, और अब ये बड़े आराम से मैच देख पा रहे हैं। और इसमें इनको तीनों लोगों को बराबर बांट दिया गया था, लेकिन फिर भी ये जो छोटा बच्चा है ये मैच देखने में इसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समानता और समता का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। बेसिक डिफरेंस यही है कि इक्विटी में जितनी जरूरत है उतना दिया जाए, मतलब इक्वल लेवल का फील्ड बनाया जाए, सबके लिए समान फील्ड बनाओ, तभी तो लड़ाई हो पाएगी। अब पता चला किसी के पास लाठी है और सामने वाले के पास बंदूक है, तो कैसे लड़ाई होगी आप बताइए। अगर एक व्यक्ति के पास बंदूक है, दूसरे व्यक्ति के पास लाठी है, तो कैसे लड़ाई करेंगे आप, वो तो एक ही बार में आपको निपटा देगा। तो अगर दोनों से बराबर लड़ाई करवानी है, कंपटीशन करवाना है, तो दोनों के हाथ में लाठी होनी चाहिए,
और ये भी है कि दोनों का शारीरिक मापदंड भी लगभग बराबर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब खली से आप किसी लिलीपुट से लड़वा दीजिए। अब खली से लिलीपुट को लड़वा देंगे तो लिलीपुट का तो क्या असर होगा भगवान ही जाने। तो कहने का अर्थ यह है कि इक्वालिटी हमेशा ठीक नहीं होती। हाँ, अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी का मतलब होता है, यहां पर इक्विटी का मतलब समझ लो समानों के साथ समान व्यवहार। समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। ठीक है, तो यहां पर आप समझ पाएंगे असली न्याय यही आपको मिलेगा। अगर किसी को न्याय चाहिए तो इक्विटी ही उसको न्याय दिला सकती है। ठीक है, इक्वालिटी जरूरी नहीं है कि न्याय दिलाए। अगर सभी लोग बराबर हैं तब तो इक्वालिटी ठीक है, लेकिन सभी लोग अगर बराबर नहीं है तो इक्वालिटी वहां जाकर फेल हो सकती है। ठीक है, अगले चित्र में भी यही आपको दिख रहा है कि इसको जरूरत थी थोड़ी बड़े सीढ़ी की, ठीक है, लेकिन छोटी सीढ़ी मिल रही है इसको, तो दिक्कत है। अब यहाँ पर अच्छे से ये फल तोड़ रहा है अपनी। तो ये इक्वालिटी इन इक्विटी में दो बेसिक डिफरेंस। चलिए अब समानता स्थापित करने के जो संविधान में प्रावधान है उनकी बात कर लेते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे पहला प्रावधान है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होगा, चाहे सलमान खान हो चाहे बाबूराम जो ठेले वाला है, ये कानून की दृष्टि में समान है। अगर ये कोई अपराध करेंगे तो कानून दोनों लोगों को बराबर ट्रीट करेगा। ठीक है, ये नहीं है कि अल्लू अर्जुन है तो उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, नहीं, सजा मिलेगी। जिस लेवल का अपराध होगा, जिस स्तर का अपराध होगा, उसी स्तर की सजा मिलेगी। और इसमें किसी व्यक्तिगत डिफरेंस को नहीं फॉलो किया जाएगा कि नहीं आप तो बड़े सुपरस्टार हैं, अभी आपकी फिल्म ने बहुत कलेक्शन किया तो आपको थोड़ा कम सजा देते हैं क्योंकि आप ज्यादा टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करने से कोई उसका संबंध नहीं है, क्योंकि भारत में जितने भी लोग हैं सब लोग बराबर हैं संविधान की निगाह में। ठीक है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। जैसे कि राष्ट्रपति, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। ठीक है, दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक बेसिक चीज, इसको तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्ति जा सकता है, जिसमें खेल का मैदान हो सकता है, होटल हो सकता है, दुकान हो सकती है, बाजार, ये सारी चीजें हैं, वहां पर उनको जाने से आप नहीं रोक सकते। ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप इस धर्म से बिलोंग करते हैं, इस जात से बिलोंग करते हैं तो आप खेल के मैदान में नहीं जाएंगे। पहले होता था, यही तो भारत ने सीखा। औपनिवेशिक शासन में भारत ने यही तो सीखा। ये जो काले गोरे का भेद है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक्सपीरियंस किया, रंग भेद, नस्ल भेद, तो उन्हीं सारी चीजों से सीखता हुआ संविधान बनाया गया है ना। संविधान जब बनता है तो पिछली जो भी क्रांतियां हुई या पिछली जो भी घटनाएं घटी उनको बहुत अच्छे से रीड करके तब संविधान बनता है। ठीक है, सार्वजनिक कुआं हुआ, सड़क हुआ, नहाने का घाट हुआ, सब उसका उपयोग करेंगे। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि हमारी एक पुरानी बड़ी बहुत भयंकर और बहुत ही, मैं तो कह रहा हूं कि समाज के लिए कैंसर का काम करने वाली एक ऐसी कुरीति थी जो पिछले कई हजार सालों से, हजारों वर्ष से चल के आ रही थी, जिसमें ऐसा माना जाता था कि समाज को 4 विशेष वर्गों में बांट दिया गया है और उस 4 विशेष वर्गों में जो सबसे निचले वर्ग के लोग आते थे उनको अस्पृश्य मान लिया जाता था क्योंकि वो ऐसा काम ही करते थे, उनसे मैला ढुलवाने का काम किया जाता था, सफाई करने का काम, तो उनको मान लिया जाता था कि ये अपवित्र हैं तो इनसे दूर ही रहिए। उनकी बस्तियां भी मुख्य धारा की बस्तियों से बहुत दूर बनाई जाती थी जिससे कि उनका सुबह सुबह उनका सामना ना हो पाए। तो सोचिए कितनी गहरी और बुरी चीजें हैं, इनको भी भारतीय संविधान ने समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अनटचेबिलिटी, कि उनसे अगर टच भी हो गया आदमी तो पंडित लोग क्या करते थे, जाके नहाते थे, मतलब सिर्फ टच हो जाने से।
वो जिस रास्ते पर चलकर गया उसी रास्ते पर वो चल के गए, तो अब जाएंगे नहाएंगे। आप सोचिए कि कर्मकांड और अंधविश्वास कितने चरम पर पहुंच गया था। ये संसद है, हमारे लोकतंत्र का आधार है, और आपको पता है कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद ही हमारे लोकतंत्र का आधार माना जाएगा, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजते हैं और वो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए सरकार बनाते हैं। ठीक है, चलिए, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। ठीक है, दो तरह से लागू किया। पहला क्या तरीका है? कानून के द्वारा। ठीक है, पहला तरीका क्या है? कानून के द्वारा, मतलब कि जो भी समाज में असमानता व्याप्त है उसको समाप्त करने के लिए कानून लागू किए गए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अस्पृश्यता का उन्मूलन कैसे होगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन ऐसे होगा कि अगर मान लो किसी ने ऐसा काम किया, ऐसा गलत काम किया, ऐसा क्राइम किया, तो सजा उसको मिलेगी। ये पहला हो गया, कानून लागू हो गया तो कानून का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। दूसरा, सरकार अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से क्या करती है? जो सुविधाहीन समाज है उनकी मदद करती है, उनके उत्थान में मदद करती है। कि भाई आप अगर, जैसे उज्ज्वला योजना हुआ, आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से या किसी ऐसे वर्ग से बिलोंग करते हैं जो पिछड़ा है, तो उसको मदद कर दी जाए। गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं उनकी मदद कर दी जाए। ठीक है, ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, शहरी योजना, ये सारी क्या है? ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं बोल सकते, एक वर्ग के लिए बनाई गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप घर नहीं बना सकते, तो सरकार खुद बना के दे रही है, पैसा दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दो तरीकों से समानता होती है, एक तो कानून के द्वारा होती है और दूसरा कल्याणकारी कार्यक्रमों के द्वारा। इसीलिए हम भारतीय लोकतांत्रिक राज्य को कल्याणकारी राज्य भी बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। यही तो है वेलफेयर स्टेट, जो जनता के कल्याण के लिए, नागरिकों की कल्याण करने के लिए काम कर रहा है, वही तो है वेलफेयर स्टेट। ठीक है, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, जैसे मैंने अभी बोला, अनटचेबल्स जो थे, ऐसे लोग जिनको अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था, उनके साथ हजारों वर्षों से ऐसा असमानता का व्यवहार हुआ है। उनका जीवन सुधारने के लिए बहुत ऐसी योजनाएं लागू करी जा रही हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, जिनको पहले अवसर नहीं मिला, जिनको अतीत में अवसर नहीं मिला, उनको अवसर प्रदान करने के लिए हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। सरकार रिजर्वेशन देती है, संविधान ने प्रावधान करा है अनुच्छेद 16 में रिजर्वेशन का, अनुच्छेद 15 में। ठीक है, तो उससे क्या है? उससे हम उनको बराबर के स्तर पर लेकर आएंगे। अभी उनकी अगर यहाँ स्थिति है तो उनको उठा करके यहाँ लेकर आना है, तब रिजर्वेशन का काम खत्म होगा। देखो, लोग बोलते हैं, एक मेरी बात समझिए, लोग बोलते हैं कि वो जो एससी का है उसके घर में इनकम तो बहुत अच्छी है, तो फिर उसको रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? मीरा कुमार को रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? देखो, रिजर्वेशन का उद्देश्य गरीबी खत्म करना नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि गरीबी खत्म करनी है। खत्म क्या करना है? सामाजिक और शैक्षणिक असमानता खत्म करनी है। क्योंकि वो कितना भी पैसा कमा लें, अभी भी आप उनको अपने बराबर नहीं मान रहे, ये सबसे बड़ी कमी है। अगर नागरिक ये अपना ले, अगर समाज ये अपना ले, तो रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या पड़ेगी? क्योंकि आप ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि वो भी मनुष्य है, उनके अंदर भी लाल रक्त बह रहा है जैसे कि आपका बह रहा है, उनके अंदर भी वही रक्त ग्रुप है, उनके अंदर भी वही ब्लड ग्रुप है जो आपके अंदर है, आप ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन कैसे खत्म होगा? आपको तो लग रहा है कि वो तो अमीर हो गया, उनके पास बहुत पैसा आ गया। देखो, रिजर्वेशन का मूल आधार आर्थिक था ही नहीं, वो आर्थिक आधार पे नहीं रिजर्वेशन है, वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रोग्राम किया गया है। तो आप पहले तो अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही जिससे कि अतीत में जो उनके साथ हुआ वो दोबारा ना हो। इस दिशा में सरकार द्वारा एक बड़ा बेहतरीन कदम उठाया गया, जिसको मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील आप बोलते हैं। ये सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया था। अब समझो,
बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान करने के लिए जो शुरू किया गया, इसके बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। ऐसे कुछ संभावित लाभ कौन से हो सकते हैं? जैसे देखो, गरीब बच्चा जो स्कूल पढ़ने आ रहा है, उसकी माँ जो है काम करने जाएगी इसको स्कूल छोड़ करके, उसके बाद जब वो बच्चा उसको भूख लगेगी दोपहर में, वापस से फिर जाएगा घर, फिर से माँ को अपने काम से वापस आना पड़ेगा उसको भोजन देने के लिए। और ये जरूरी भी नहीं कि उसके पास दोपहर का भोजन भी हो। तो अगर मध्याह्न भोजन योजना एक पोषण युक्त आहार दे दिया जा रहा है, तो ना तो वो घर जाएगा दोबारा, ना तो उसकी माँ काम से वापस लौट कर दोपहर में आएगी, और उसको भी घर नहीं जाना। और कई बार ऐसा होता था कि बच्चे दोपहर का खाना खाने घर जाते थे और वहां से वापस ही नहीं आते थे, तो उनकी शिक्षा पर बड़ा असर पड़ता था। एक तो बहुत बच्चे गरीब ही हैं, क्या कह सकते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भूखे पेट आते थे, तो जिसका पेट ही नहीं भरा है वो पढ़ेगा क्या? ठीक है, एक कहावत कही गई है कि भूखे पेट ना होए गोपाला। अगर आपका पेट नहीं भरा है तो आप भगवान का भजन कैसे गाएंगे? अगर कोई बहुत भूख से मर रहा हो, उससे बोलो कि नहीं चलो तुमको राम की कथा सुनाता हूं, तो उसको तो वो बिल्कुल नहीं समझ आएगी। उस समय उसको अगर रोटी खिला दोगे तो वो राम की कथा से ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगी। तो मध्याह्न योजना जो है ये शुरू की गई, इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि बच्चों में, उसके बाद आप देखेंगे जब से मध्याह्न योजना स्टार्ट हुई, जब से मिड डे मील स्टार्ट हुई है, उसके बाद से जो नामांकन दर है, जो नाम लिखाने की रेट है, वो बढ़ गया है। क्यों? बच्चों के अंदर एक उत्साह आता है कि चलो दोपहर को उनको भोजन मिलेगा। और तीसरा, सामाजिक असमानता को भी दूर करने में बड़ी मदद करेगा। जैसे सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाएंगे, घर में ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दूसरे कम्युनिटी का बच्चा आपके बच्चे के साथ बैठकर खाए, आपकी तो इज्जत चली जाएगी। लेकिन प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, सबको एक साथ ही बैठकर खाना है, तो वहां पर ये भी एक समस्या दूर होगी। आपस में ये जो ऊंच नीच की भावना होती है ये समाप्त होगी। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पेट भरा रहेगा तो विद्यार्थी पढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा, यही सच है। ठीक है, तमिलनाडु में पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को इस योजना को लागू करना चाहिए, 2001 की बात है ये। ठीक है, ये पूरा मामला है। बहुत सारे और कार्यक्रम समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मिड डे मील योजना हुआ, या बहुत सारे रिजर्वेशन के बहुत सारे कार्यक्रम महिलाओं के लिए, खास करके SC ST कम्युनिटीज के लिए। लेकिन फिर भी क्या अभी भी हम लोग समान स्तर पर आ पाए हैं? नहीं, अभी हम समानता से बहुत दूर हैं। ठीक है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं तो, मेरे को ऐसे लग रहा है कि अब धीरे धीरे वापस से वही कंजर्वेटिज्म वापस आ रहा है, लोगों के अंदर वो धर्म, वो जाति, ये भावना फिर से बढ़ रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में ऐसा क्यों हो रहा है, ये अभी शोध का विषय है। ठीक है, समझिए, एक बड़े ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्यकार हैं, या दलितों के लिए लिखने वाले साहित्यकार, बड़े उच्च दर्जे के साहित्यकार रहे हैं। 1950 में इनका जन्म हुआ, 2013 में ये शांति को, इनको परम शांति मिली। इनका मानना था कि जिस तरीके से दलित बच्चों के साथ भेदभाव होता था वो बड़ा ही असहनीय है। इन्होंने अपनी खुद जीवन गाथा बताई, जब अपनी ऑटोबायोग्राफी इन्होंने बताई, उसमें इन्होंने कहा कि मुझे केमिस्ट्री के लैब में जाने से मना कर दिया गया, मेरे साथ तरह तरह के दुर्व्यवहार किए गए। तो एक दलित होने के नाते उन्होंने इतना भोगा। और उससे पहले की कहानी और भी समझिए, B.R. अम्बेडकर साहब की कहानी समझिए। B.R. अम्बेडकर साहब तो इतने पढ़े लिखे थे कि अभी तक शायद ही कोई इतना पढ़ा लिखा होगा, उनके साथ जब इतना दुर्व्यवहार हुआ तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भारत के समाज की क्या स्थिति रही होगी। क्यों इतना जोर देते थे अम्बेडकर साहब की नहीं, समानता स्थापित करनी है, अंग्रेजों से आजाद होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज में समानता स्थापित करना। क्योंकि हम अंग्रेजों से आजाद तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर जो कैंसर बचा हुआ है, हमारे समाज में जो कैंसर है, वो कैसे दूर होगा? और अंततः इससे इतना त्रस्त हो गए कि इन्होंने अंततः हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो महानतम व्यक्तियों में से एक है, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, अकेले नहीं किया निर्माण, लेकिन जो मेन ब्रेन है उन्होंने लगाया, और जो अपने जीवन में खुद ही इतनी समस्याओं से ग्रस्त रहा था, ऐसे महान व्यक्ति ने जब त्रस्त होकर अपना धर्म ही त्याग दिया, तो सोचिए कि कितनी बड़ी पीड़ा दलित सहन कर रहे हैं। ठीक है,
बहुत बार ऐसा होता है कि दलित बच्चे पढ़ने जाते, अभी तो ये बहुत कम हो गया है, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है कि अगर आप किसी दलित बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर रहे होंगे और अगर किसी ने वीडियो बना लिया तो फिर आपका जीवन समाप्त हो जाएगा वहीं पर, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे साहित्यकारों ने ये इस पर और ज्यादा प्रभाव प्रकाश डाला हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जूठन एन अनटचेबल्स लाइफ। जूठन का मतलब समझिए, जूठन वो होता है जब आप खाना खाते हैं थाली में और उससे जो छूट जाता है वही होता है जूठन, और दलित लोगों को वही खिलाया जाता था, तो ये है जूठन। या खाना बन गया, उसको उसमें जो बचा कुचा खाना वो अपने घर लेकर जाते थे, उसको खाते थे, ये है जूठन। तो अपनी आत्मकथा में इन्होंने दलितों के अपमानजनक अस्तित्व तथा उनके द्वारा झेली जाने वाली पीड़ा और अपमान और गरीबी का प्रतीक बताया है, उसको बताया है कि कितनी गंभीर अवस्था रही है, कितनी गंभीर परिस्थिति है, लेकिन अभी भी हमको ये कहना है कि नहीं, रिजर्वेशन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ये भी बात सही है कि एटीट्यूड जो है ना, उसके चेंज होने में बहुत समय लगता है। अगर आपको बोल दिया जाएगा कि नहीं, ये जो सामाजिक असमानता है ये बहुत गलत है, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है बहुत गलत है, आप बोलेंगे भी कि हाँ गलत है, और संविधान ने भी उसको मना कर दिया है, कानूनन वो एक अपराध है, लेकिन फिर भी आप वही करेंगे। तो ये एक बड़ा अंतर है कि आप उसको बहुत धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। वो ऐसा प्रोसेस है कि बहुत धीरे धीरे चेंज होगा, उसको सडनली आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ी समस्या ये भी है। लोगों को पता है कि जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं, और ये सब कानून के विरुद्ध है। फिर भी वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी व्यक्ति कम नहीं है, कमतर नहीं है, सभी लोग टैलेंटेड है। हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई जरूर टैलेंट होता है, तो हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए आपको, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि एक दूसरे का सम्मान करिए, किसी का अपमान मत करिए। कोई अगर दिव्यांग है, अगर किसी तरीके से डिसेबल है, तो आप उसका अपमान मत करिए, उसको देखकर हंसिए मत। ये सब मानवता का एक प्रकार से हनन है, ठीक है। ह्यूमैनिटी अगर बचाए रखनी है तो एक दूसरे का सम्मान करना सीखना पड़ेगा आपको। अब एक सवाल आपके लिए है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? मैंने 3-4 लाभ आपको बता दिए हैं, आप इसके 3 लाभ ही बता दीजिए। और आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना को बढ़ा सकता है, ये आपसे उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का जवाब आप जरूर देंगे। अब बी आर अम्बेडकर के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसको एक बार समझ लें। इन्होंने कहा कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है, और इन्होंने अपने जीवन में वो करके दिखाया भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने बोला है, इन्होंने जिन कठिनाइयों से अपना जीवन गुजारा है, अपनी यात्रा की है, वो बहुत ही मुश्किल है, और बहुत ही हम लोगों के लिए वो एक प्रेरणादायी कहानी है कि किस तरीके से अम्बेडकर साहब ने अपना जीवन व्यतीत किया और भारत के नाम को पूरी दुनिया में उजागर किया। और भारत की इस सामाजिक बुराई से बड़े त्रस्त भी थे वो। गांधी जी का उनसे यही मतभेद था कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को एक्सेप्ट करते थे, और ये कहते थे कि अगर आप वर्ण व्यवस्था को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ वो दूसरे वर्ण के हैं और उनके साथ यही होना चाहिए। हालांकि गांधी जी का भी साध्य यही था कि नहीं, समाज से असमानता को समाप्त करके भेदभाव दूर किया जाए। उन्होंने भी हरजित सेवक संघ और बहुत सारे ऐसे संगठनों का निर्माण किया था, लेकिन फिर भी एक व्यक्तिगत तौर पर जो उनके दोनों के बीच में मतभेद था वो अलग चीज है। दूसरा स्टेटमेंट है, मनुष्य नासवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। इनका कहना है कि अगर आपको आत्मसम्मान वाला जीवन नहीं जीना है तो इससे बेहतर है कि आप मर जाएं, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, क्योंकि किसी साहसी व्यक्ति के लिए ये जीवन जीना बहुत कठिन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था हमारे अम्बेडकर साहब का। और इसी के साथ ही एसडीजी का जो दूसरा गोल है इसको समझ लीजिए। चूंकि हम लोग मिड डे मील वगैरह पे बात कर रहे हैं, तो एसडीजी का जो दूसरा गोल है उसका मतलब है जीरो हंगर, मतलब हमको भूखमरी समाप्त करनी है, ठीक है। चलिए, अन्य लोकतंत्रों में असमानता के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। ऐसा नहीं है कि भारत ही एक ऐसा लोकतंत्र है जहां असमानता की समस्या है, ऐसे दुनिया भर के अधिकतर देश हैं
जहां पर लोकतंत्र में भी असमानता विद्यमान है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर क्या हुआ, अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से उनको अमेरिका लाया गया था, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। ठीक है, और वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, जिसको हम नागरिक अधिकार आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें सम्मान नहीं मानता था। सबसे बड़ी समस्या तो तब होती है जब सरकार या कानून भी ये मान ले नहीं आप समान नहीं है। जैसे कि अफ्रीका में भी ये समस्या थी, अमेरिका में भी ये समस्या थी। हालांकि बाद में बड़ी लड़ाई हुई इसके लिए। एक महिला है, वो बस में यात्रा कर रही थी, अपने काम से वापस लौट कर आ रही थी। उस टाइम पर क्या हुआ कि उनके साथ एक घटना घटी। एक श्वेत मनुष्य, एक श्वेत आदमी बैठा हुआ था उसमें। उसने कहा कि आप स्थान छोड़कर अपना हट जाइए और बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने ये काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि सीट पर मैं पहले से ही बैठी हुई तो मैं हटूं क्यों। और इसी बात पर इतना बड़ा विवाद कायम हुआ कि आगे चलकर नागरिक आंदोलन का ये कारण बन गया। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। इनका नाम रोजा पार्क्स है। 1913 से 2005 तक ये जीवित रही। ये एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को एक घटना हुई। वो दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में एक सीट पर बैठी हुई थी और एक गोरा व्यक्ति आया। उसने कहा कि आप अपना सीट छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि क्यों, हम क्यों छोड़ दें। तो इसी के बाद से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ जो असमानता का व्यवहार हुआ था उसको लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जाना गया, सिविल राइट मूवमेंट। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया है। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि इनका उस आंदोलन में कितना बड़ा योगदान हो सकता है। ठीक है, चलिए, इसमें यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो एक विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। मतलब ऐसे भी स्कूल्स थे जो केवल ऐसे अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए खोले गए थे, जो श्वेत लोग वहां के थे उनके अलग स्कूल थे। तो इसको भी कहा गया कि नहीं, इसको भी बंद करना है। और इतनी सब कानूनी व्यवस्थाएं हुई, उसके बाद भी अमेरिका में आज भी ये समस्या विद्यमान है। ठीक है, वहां के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है जितनी व्यवस्थाएं निजी स्कूलों में है। तो अभी भी वो समस्याएं विद्यमान है। ऐसा नहीं कि वो समस्या पूरी तरीके से सुलझ गई, वो भी अभी समस्या है। ठीक है, अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है उसके कुछ पार्ट दिए हुए हैं, उसके कुछ अंश हैं, उनको समझने का प्रयास करिएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों पर उनका उपयोग करने से रोका नहीं जाएगा। इनमें से किसी आधार पर नहीं रोका जाएगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका लिंग क्या है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आपका मूल वंश क्या है। इन सारे आधारों पर आपका निषेध नहीं होगा। ठीक है, व्यवधान के लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो अन्य आधार हो सकते हैं लेकिन इन आधारों पर नहीं होगा। और किसी भी आधार पे आपको अयोग्य नहीं माना जाएगा, नहीं आप सड़क पर नहीं चल सकते, आप अयोग्य है, क्योंकि ऐसी कोई अयोग्यता है ही नहीं जो ये रोक सके कि नहीं आप सड़क पर नहीं चल सकते। ठीक है, अब लोकतंत्र को चुनौती, देखिए सिंपल सी बात है,
कि अगर किसी लोकतंत्र में समानता नहीं है तो अपने आप में लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। इसके केंद्र में संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। ठीक है, अगर सारे व्यक्तियों को सम्मान मिल जा रहा है, उनकी समानता स्थापित हो रही है, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कोई और उपलब्धि नहीं हो सकती है। ठीक है, ये पूरा मामला रहा। अब कुछ सवाल आपके लिए हैं। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है आपको। संविधान के अनुच्छेद 15 के इस अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? और कुछ शब्दों की बात कर ली जाए। एक शब्द है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति से, किस धर्म से, किस समूह से बिलोंग करता है। इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, दूसरी चीज है गरिमा। इसका मतलब होता है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना, कि मैं भी सम्मान योग्य हूं, आप भी सम्मान योग्य हैं। ये है गरिमा, डिग्निटी। संविधान क्या है? यह एक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। और नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था? ये एक आंदोलन था जो 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और उसके समान अधिकारों की मांग करी। ठीक है, ये आज के लिए इतना था। क्लास 7 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर था। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको अच्छे से पढ़िएगा और अगर कोई चीज ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली आकर के पूछ सकते हैं। ग्रुप खुला हुआ है, ओपन है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।